करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि भराड़ीसेंण से सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सदन के पटल पर रखा जाएगा नकल अध्यादेश। बता दें कि उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम को लेकर अध्यादेश रखा जाएगा। निवारण के उपाय के लिए बनाया गया है नकल अध्यादेश। बताते चले कि 6 विधेयकों को पुनर्स्थापित किया जाएगा और 12 अधिनियम बनेंगे। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बजट सत्र के दूसरे दिन सदन के पटल पर नकल अध्यादेश रखा जाएगा। उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 में आपको बता दें कि नकल की रोकथाम के लिए यह अध्यादेश रखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस के विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ धरना दिया। भुवन कापड़ी ने कहा कि गन्ना किसानों का बकाया भुगतान और समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। वहीं अनुपमा रावत, ममता राकेश और भुवन कापड़ी समेत सभी विधायकों ने सरकार से गन्ना किसानों का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की और साथ ही उन्होंने कहा कि खटीमा में जाम नहीं कम चाहिए। और पूरी कांग्रेस लामबंद होकर जो हमारे बेरोजगारों पर लाठीचार्ज किया गया है, जो हमारे मेहनतकश युवा जो मेहनत कर रहे हैं, गरीबों के बेटे, गरीबों के बच्चे, जो हमारी बहनें दिन रात मेहनत कर रही हैं और उनके माँ बाप अपनी गाड़ी कमाई की पूरी पूंजी उनकी पढ़ाई पर लगा रही है ताकि वो अपने और उन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सके। और ये भ्रष्टाचार हमने विपक्ष की भूमिका के रूप में पिछली विधानसभा सत्रों में लगातार साक्ष्यों के साथ सरकार को ये प्रदर्शित किया। करते हुए महंत देवेंद्र दास ने कहा कि यह परिक्रमा दरबार साहिब से शुरू होकर सहारनपुर चौक से होते हुए कामली रोड, घंटाघर और लखीबाग इत्यादि जगहों से आगे बढ़ेगी और जगह जगह भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण का आयोजन किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि मैं सभी श्रद्धालुओं का धन्यवाद देता हूं और यह उनसे आग्रह करता हूं कि वह अपनी इस परंपरा संस्कृति को हमेशा जीवंत रखे और अधिक से अधिक संख्या में नगर भ्रमण में शामिल होकर पुण्य के भागी बने। सारा रूट जो है पहले से तय हो जाता है। जो भी हमारे अधिकारी हैं, अधिकारी और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। इसी हिसाब से कोई व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे ढंग से इस यात्रा में करीब कितने से लोग शामिल हो रहे हैं? 30,000 जो है संगठन कल एक झंडा मेले के परिप्रेक्ष्य में कल एक बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पर शिवड़ी क्षेत्र में होगा। उनका ऑलरेडी जो रूट है वो निर्धारित है और उस निर्धारित रूट के कारण जो है जो ट्रैफिक डायवर्जन होगा वो हमने प्लान ऑलरेडी बनाया हुआ है। उसका मेरे ख्याल से एसपी ट्रैफिक साहब ने उसका प्रचार प्रसार कर लिया। हम आज फिर करेंगे। विकासनगर में उत्तराखंड जल बिजली निगम की जमीन से अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन पुलिस फोर्स न मिलने के कारण कार्रवाई में देरी हो रही है। दरअसल विकासनगर में अवैध कब्जे हटाने को लेकर प्रशासन बड़ी तैयारी में जुटा है। डाकपत्थर से लेकर कोल्हाल तक 15 किलोमीटर के दायरे में शक्ति नहर के दोनों तरफ लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं। उत्तराखंड जल विभाग निगम के इस जमीन पर तकरीबन 600 अवैध घरों पर जल्द बुलडोजर चल सकता है, जिसको लेकर प्रशासन लगातार लोगों को चेतावनी भी दे रहा है। डीएम के निर्देशों के बाद उत्तराखंड जल बिजली निगम ने अवैध कब्जों को हटाने के लिए कब्जाधारकों को कुछ समय पहले नोटिस जारी किए थे, जिसमें कब्जा खाली करने का अंतिम तारीख 11 मार्च 2023 दी गई थी। प्रक्रिया चल ही रही है। कल भी नोटिस जो दिए गए थे उनको चेक किया जा रहा था और आगे भी यूजेवीएमएल और पुलिस और प्रशासन का जो पूरा टीम है वो वहां पे काम कर रहा है और जैसे ही
प्रक्रिया चल ही रही है। कल भी नोटिस जो दिए गए थे उनको चेक किया जा रहा था और आगे भी यूजेवीएमएल और पुलिस और प्रशासन का जो पूरा टीम है वो वहां पे काम कर रहा है और जैसे ही वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग चुका है। ऐसे में हरिद्वार को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कराने के लिए नगर निगम एक्शन मोड पर नजर आ रहा है, जिसके चलते नगर निगम ने विभिन्न टीमों का गठन किया है, जिसका मुख्य नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने निरीक्षण किया, जिसके चलते बीते 15 दिनों में प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक की पॉलीथीन आदि प्रतिबंधित चीजों का उपयोग किए जाने पर नगर निगम ने चालान काटे और इसके साथ ही साथ सूचना मिलने पर प्लास्टिक के 2 गोदामों में छापेमारी कर भारी मात्रा में प्लास्टिक बरामद की। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक 2 दिन के हरिद्वार दौरे पर हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस पर नीति आयोग की एडवाइजरी पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है, अभी मरीजों की संख्या भी कम है और स्वास्थ्य विभाग की ओर से टेस्टिंग बढ़ाने के साथ साथ बेड भी आरक्षित कर दिए गए हैं। सरकार इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर पूरी सतर्कता बरत रही है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि लोग भी इसके लिए सावधानी बरतें और कोई भी लक्षण मिलने पर डॉक्टर से जरूर मिलें। स्थितियां उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से नियंत्रण में है और अभी मरीजों की संख्या भी बहुत पैनिक वाली स्थिति में नहीं है। अभी सबसे बड़े अस्पताल केजीएमयू में अभी 30 से 35 मरीज हैं और सिविल बलरामपुर में 20 से 25 मरीज हैं। स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में है। हमने जांच का दायरा बढ़ा दिया है और बेड से आरक्षित किए हैं और दवाइयों की कोई कमी नहीं है। पूरी सतर्कता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि जैसे ही बुखार के लक्षण दिखे तत्काल जांच कराएं और जो भी उचित चिकित्सीय सलाह लेकर दवाइयां लें। ये उत्तराखंड से हम लोगों का बहुत पुराना घरेलू रिश्ता है और यहाँ ढेर सारे हमारे परिवार के लोग रहते हैं, उनसे हमारी भेंट भी हो रही है, साधु संतों का भी आशीर्वाद मिल रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं लक्सर की, जहां लक्सर के दादेखी थाना गांव में 17 वर्षीय किशोरी की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की बहन, उसकी प्रेमी और प्रेमी के दोस्त ने मिलकर रस्सी से गला घोंटकर किशोर की हत्या कर दी और प्रेमी राहुल के घर में उसके शव को दफन कर दिया। लक्सर पुलिस हरिद्वार पहुंची और वहां के एसपी क्राइम रेखा यादव ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया। इस दौरान रेखा यादव ने बताया कि मृतक की बहन का पड़ोसी युवक से प्रेम संबंध चल रहा था। मृतक कुलवीर को इसकी जानकारी लगी तो उसने बहन को समझाया बुझाया। समझाने बुझाने के बाद भी उसकी बहन अपने प्रेमी से छिप छिप कर मिलती रही। प्रेम संबंधों में अरोड़ा बनने के कारण बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर कुलवीर की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हुए अभियुक्त जो है मृतक के परिचित ही थे और उसमें 2 पुरुष हैं और 1 महिला है। महिला जो है मृतक की सगी बहन। केवल प्रेम पर्सन बड़ा मसला था, ये रास्ते से यानी कि एक तरह से उसे हटा दिया। हाँ, चूंकि जो मृतक है, मृतक की बहन नाबालिग थी, उसका अपने ही परिचित के साथ जो है शारीरिक संबंध है, उसका प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। जिसकी जानकारी जब मृतक के भाई लड़की के भाई को हुई तो उसने उस पर आपत्ति दर्ज की। उस बीच उनके बीच मारपीट भी हुई, परंतु लड़की क्योंकि प्रेम प्रसंग में थी तो उसके द्वारा इस व्यवहार को मतलब अपने ऊपर एक इल्जाम और एक मारपीट की तरफ देखा गया। इसके चलते हुए उसने अपने जब साथी पुरुष के साथ शेयर किया तो दोनों ने साजिश एक योजना बनाई, जिसके चलते उसने लड़की को नींद की दवाई उपलब्ध कराई, जो लड़की अपने परिवारजनों को दूध में मिला करके दिया करती थी, जिससे वो बेहोश की नींद में सो जाया करते थे। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने मृतक
उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण से हुई, जिसमें राज्यपाल ने अपने संबोधन के जरिए राज्य सरकार के विकास कार्यों का जिक्र किया। इस दौरान विपक्षी दल कांग्रेस के विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे रहे। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कांग्रेस के कदम की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने ऐसा कर खुद को उत्तराखंड की तरक्की से वंचित किया है। मुन्ना सिंह चौहान ने राज्यपाल के अभिभाषण को प्रदेश सरकार का विजन बताया। चौहान ने कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति पथ पर पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और पेश होने वाला बजट उत्तराखंड के लिए गेम चेंजर साबित होगा। और जैसा सभी जानकार लोग समझते हैं, सरकारी नौकरियों की सीमा यदि 15-17 हजार जो पद है भी वो सारे भर भी जाएं तो लगभग 10 लाख बेरोजगार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, तो भी 9,80,000 बच जाएंगे, 85,000। और तमाम सारे वो भी है जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है, स्वरोजगार, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर। और इस अभिभाषण में मित्रों आप प्रबुद्ध वर्ग देखिएगा, बाकायदा एक फाइन स्ट्रेटेजी का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से पॉलिटेक्निक को हमें इंडस्ट्री से लिंक करके, इंडस्ट्रियल लिंकेज तैयार करके कि जो पढ़ाई करे उसको इंडस्ट्री में सीधे रोजगार परक उसका ट्रेनिंग हो। और जैसा सभी जानकार लोग समझते हैं, राज्य आंदोलनकारियों को 10% शैक्षिक आरक्षण के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। राज्य आंदोलनकारी महेंद्र सिंह रावत ने इसका स्वागत किया। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड की कैबिनेट ने राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण को गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यूकेडी नेता और वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी महेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यह दुख की बात है कि पहले भी इस मामले को मंजूरी मिली थी, लेकिन बाद में सालों तक राजभवन में मामला लटका रहा। भी ये वहां पे गया था, 6.5 साल तक राजभवन में बिल लटका रहा। और जो आंदोलनकारियों के थे, हमने उन आंदोलनकारियों को हमने पहले भी ज्ञापन दिया था कि कम से कम राज्य आंदोलन के इसमें कुछ कैटेगरी हैं, जैसे कि उन्हीं आश्रितों को लाभ मिलेगा, जैसे पुत्र और अविवाहित पुत्री, विधवा पुत्री का पति पत्नी। हम चाह रहे थे कि इसमें जो 60 साल का आज चिन्हित उसका लड़का अपने आप स्वाभाविक है कि 40-45 साल का होगा इसके, तो हम चाह रहे थे कि इसमें पुत्र पोत्री या उनके पुत्र वधू भी आना चाहिए था। अगर इस तरीके से विधेयक लाए थे तो हम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद देहरादून में डीएम कार्यालय में हर सोमवार को जनता दरबार लगाया जा रहा है। जनता दरबार में सभी समस्याओं का त्वरित निदान किया जा रहा है। इन दिनों लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि देहरादून में गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की खपत भी बढ़ती जा रही है, लेकिन उनको गंदा पानी की सप्लाई किया जा रहा है, जिससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। वहीं शिकायत का संज्ञान लेते हुए डीएम ने संबंधित विभाग और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जहां पर गंदे पानी की शिकायतें आ रही हैं वहां पानी की टेस्टिंग की जाए और साथ ही साथ कहीं पाइपलाइन टूटी है तो उसका भी जल्द से जल्द निस्तारण कर उन्हें ठीक कराया जाए। नहीं, जो रूटीन की शिकायतें हमारे पास लैंड से रिलेटेड आती हैं, क्योंकि शहर बढ़ रहा है और रजिस्ट्रीज रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड शिकायतें हमारे पास आती हैं। लेकिन उसके अलावा घरेलू झगड़े हो गए, बिजली, पानी, आपदा से रिलेटेड ये कंप्लेंट्स तो हमारी आती ही हैं और आज भी उसी तरह से करीब 93 कंप्लेंट्स हैं।
आदेश दिए हैं। जहां भी पानी गंदा आ रहा है वहां टेस्टिंग करने और साथ ही साथ पाइपलाइनों की चेकिंग करने के भी आदेश दिए गए हैं। अगर पाइपलाइन कहीं भी टूटी पाई जाती है तो उसे तुरंत ठीक कराने के भी अधिकारियों को जिलाधिकारी ने आदेश दिए हैं। देहरादून के अलग अलग थानों के पुलिसकर्मियों को लापरवाही बरतना बेहद ही महंगा साबित हुआ है। आपको बता दें कि अवैध खनन के संबंध में लापरवाही बरतने पर देहरादून एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने 10 पुलिसकर्मियों पर गाज गिराने का काम किया है, जिसमें से 2 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनकी शिकायतें पिछले कई सालों से देहरादून एसएसपी को मिल रही थी और उन्हें भी सस्पेंड किया गया है। वहीं 8 पुलिसकर्मियों को एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने लाइन हाजिर किया है। देहरादून कप्तान के इस कदम से पूरे प्रशासन में खलबली मच गई है। इस मामले पर एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि खनन माफियाओं पर पुलिस की कार्रवाई जारी है और किसी भी अवैध खनन करने वाले को नहीं बख्शा जाएगा। एसआई है खंजन लाल यातायात, इसकी भी एक शिकायत आई थी और दूसरा एक कांस्टेबल अजय बिष्ट है, एक पुलिस लाइन में है। तो इन दोनों की जो है वो लापरवाही अनुशासनहीनता की शिकायत आई थी, तो इन दोनों को सस्पेंड कर दिया मैंने और बाकी जो 8 कांस्टेबल हैं इनको लाइन हाजिर किया है। थानेदारों को भी जवाब दिया जाएगी, इसको लेकर तय की जाएगी। चौकी थाने की भी जवाब ऐसा है कि देखिए, खनन को लेकर के उत्तराखंड शासन का और हम सब लोगों का एक जीरो टॉलरेंस है। इसमें किसी प्रकार का कोई अवैध खनन, अनावश्यक जो ओवरलोडिंग है उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और एक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और निश्चित रूप से अगर कोई थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी भी इससे संलिप्त होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं देहरादून के विकासनगर में अवैध कब्जे के ध्वस्तीकरण पर बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें वन विभाग ने 9 मजारों को ध्वस्त किया। कालसी वन प्रभाग के तिमली रेंज में वन कर्मियों ने मजार हटाने का काम किया। तिमली रेंज के जंगल और कालसी के कुल मिलाकर 9 मजारें हटाई गईं। बता दें कि रेंज के आरक्षित वन क्षेत्र में आधा दर्जन के आसपास मजार हैं जिन्हें हटाया गया। कुछ जैसे एक केस था जिसमें कि करीबन 4-5 साल से दुरुस्त कुछ टंकन त्रुटि थी जो नहीं निकल पा रही थी, तो उसमें एसडीएम को बताया गया, तहसीलदार को उसमें रिपोर्ट आनी थी और वो सामने आ गई, तो वो पुलिस हफ्ते उसका निस्तारण हो गया। प्रदेश में भी इन्फ्लुएंजा H3N2 के दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि जिले के सभी अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि बीते रविवार को कुमाऊं में इन्फ्लुएंजा H3N2 के 2 नए मरीज मिले हैं। इन्फ्लुएंजा को लेकर सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। सभी इमरजेंसी में मरीजों के लिए बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। कोई भी मरीज अगर बुखार, खांसी, सांस की समस्या या फिर इन्फ्लुएंजा से संबंधित लक्षण से ग्रसित होता है तो उसे तुरंत उचित उपचार दिया जाएगा। ये अभी कल ही शासन स्तर से एसओपी जारी हुई है। इससे संबंधित सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर कर दिया गया। मेरे स्तर से भी आज सभी अस्पतालों को एसओपी जारी कर दी गई है। आम जनमानस से मेरा कहना यही है कि इसमें पैनिक न हो, बस थोड़ा सा एहतियात हमें बरतनी है कि यहाँ भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और जहाँ इन्फ्लुएंजा के केस घरों में फीवर के केस आ गए हैं तो वहाँ मास्क लगा के रहें। चलिए, फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। Through constant
innovation. The group provides its clients with value-added